नमस्कार। 2023 का आज पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वीएनएम आज साल का पहला दिन सुरों से सजा कर लाया है, तो आप सबको सुरों से सजा साल का पहला दिन बहुत मुबारक हो। गम की परछाइयाँ कभी आपके नज़दीक न आए। ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, यही दुआ करते हैं। नए साल की शुरुआत जब संगीत के सुरों से होगी तो आप सोचिए नया साल का हर दिन कितना सुरीला होगा। आज कुछ सुर सजेंगे। हमारे साथ वडोदरा शहर से कलाकार जुड़े हैं और अभी आपने जो बांसुरी के सुर सुने, बांसुरी के सुर जिन्होंने छेड़े, चिंतामन सदाशिव साठे उनका नाम है, मगर उन्हें लोग जानते हैं प्रसाद साठे के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री कृष्ण, जिनको भी बहुत सारे नाम से हम जानते हैं, साठे साहब को भी 2 नाम से लोग जानते हैं। श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी वो बजाते थे, साठे साहब भी वही बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कला नगरी के जो कलाकार हैं उनको सुनने का जब हमें मौका मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा गर्वान्वित हो जाते हैं, क्योंकि वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है जहां हर क्षेत्र के कलाकार यहां कला को संजोने की कोशिश करते हैं और देश दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रसाद साठे जी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री में सीनियर टेक्नीशियन के बतौर सेवाएं दे रहे हैं, मगर उनका जो शौक़ है, उनका जो लगाव है वो बांसुरी से है और कई सालों से बांसुरी के सुर वे छेड़ रहे हैं। और आज हमारे इस नए साल की जो शुरुआत है उसमें श्री कृष्ण को बेहद प्रिय बांसुरी के सुरों से हमने जब नए साल के पहले दिन की शुरुआत की है, तो मैं आपको बांसुरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर और हम बांसुरी सुनेंगे, साठे साहब से हम बात भी करेंगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया तो उनको मिलने के लिए देवी देवता धरती पर आते रहे भेष बदल कर। जब शिव जी को उनको मिलने का मन हुआ, वो भी बहुत सारे देवी देवताओं जब श्री कृष्ण को मिल के गए तो शिव जी कैसे पीछे रहें, तो उन्होंने सोचा कि मैं श्री कृष्ण को मिलने धरती पर जाऊंगा। मन में ख्याल आया शिव जी को कि मैं उनके लिए क्या भेंट, क्या उपहार लेकर जाऊं। तब उन्होंने बांसुरी की रचना की और वे श्री कृष्ण के लिए उपहार के तौर पर बतौर भेंट बांसुरी लेकर आए। और शिवजी की एक सोच भी थी साथ में कि मैं ऐसा उपहार दूं श्री कृष्ण को जिसे वो बेहद पसंद भी करें और हमेशा अपने पास रखें। और ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण जी को बेहद पसंद आई बांसुरी, जिसे उन्होंने हमेशा अपने पास रखा। प्रसाद जी कैसे जुड़े बांसुरी से? वैसे बांसुरी थोड़ा कठिन वाद्य है। मेरे माता पिता जो बताते हैं मुझे, तो बचपन से ही मुझे बांसुरी के प्रति लगाव था जी। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैं कभी भी गुब्बारे के वाले के पास में गुब्बारे के लिए जिद नहीं करता था, मैं बांसुरी लेने के लिए जिद करता था। तो शायद गॉड गिफ्ट ही है मुझे। बचपन में थोड़ा कुछ बजाया। पिताजी के मित्र थे वसंत भोंडे, जो स्टाफ आर्टिस्ट है ऑल इंडिया रेडियो के। बचपन में करीबन 4-5 साल की उम्र होगी उस वक्त पे। बचपन में मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाया। उन्होंने एक फ्लूट भी दी थी, वो भी मैंने तोड़ दी। तो उनसे मुंह छुपाता फिरा ऐसा सब था। फिर उन्हीं के शिष्य थे श्री प्रदीप मार्जनी। 10th के वैकेशन में उनके पास सीखने की कोशिश की, लेकिन वो बचपना नहीं गया था। उम्र बढ़ती गई, फ्लूट से थोड़ी दूरी कहीं पे अंदर पे खींचती होगी, क्योंकि एज अ कॉमन मिडिल क्लास फैमिली का जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई पहले पढ़ाई पे ध्यान दो,
कुछ खाना पीना कमाओ और बाद में इस सब में जी। पढ़ो। तो उस हिसाब से मुझे दंडक था कि आपको बांसुरी नहीं मिलेगी। ओके। तो उस वक्त पे घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था, तो वो अंदर से रहा नहीं जा रहा था। तो वो जो कॉन्ड्यूट पाइप आती है पीवीसी के, उसमें से उस वक्त पे मैंने बांसुरी बनाई थी खुद? ऐसे ही। हाँ जी, खुद बनाई थी ऐसे ही, पता नहीं कैसे अंदर से आया और फिर उस पर बजाता था। फिर 10th के उसमें अच्छे मार्क्स आए, इसलिए फर्स्ट फ्लूट मुझे ऑथेंटिकली उस वक्त पे मिली जो काली 5 की थी। यानी उस जमाने से वो चलता आ रहा है कि अच्छे मार्क्स आए तो ये मिलेगा। जी जी। तो फिर उम्र बढ़ती गई, करीबन मैं 24-25 साल का था। तो उस वक्त पे पन्ना बाबू जी के एक बहुत चहीते शिष्य राज बिहारी जी देसाई, यानी आसित देसाई जो है अभी म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके चाचा जी, वो बड़ौदा आए वानप्रस्थ उनका प्रतीत करने के लिए। तो उस वक्त पे मैंने अपॉर्चुनिटी उठाई और उनके पास से मैं करीबन 13 साल यमन की सिर्फ आलापी सीखा और उन्होंने मुझे बाहर बजाने के लिए सब बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे होता ही गया कि उम्र बढ़ती गई, नौकरी भी में भी मैं मशरूक था। कुछ मित्र भी पीछे लगे थे कि सिर्फ क्लासिकल मत पकड़ के रखो, लाइट क्लासिकल में भी अच्छा खासा आप बजा सकते हो। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि नौकरी की व्यस्तता की वजह से मैं वापस फ्लूट से दूर होता जा रहा हूँ। तो फिर मैंने प्रोफेशनल फील्ड में आने का सोचा। और मित्र आप जानते हो शशांक फडनेस, देवेंद्र डाकोरकर वगैरह, वो मेरे बहुत पीछे पड़े थे। तो फिर उनके साथ में होके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। राज बिहारी जी की उम्र का खासी हो गई थी, अराउंड 84, और उनका सुनाई देना और दिखना कम हो गया। तो फिर उनकी आज्ञा लेके पंडित नित्यानंद दल्दीपुर जी के पास में पिछले कुछ सालों से मैं सीख रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने इसका प्रादुर्भाव किया बांसुरी का, वो है, हाँ जी, वह है एक पंडित पन्नालाल घोष। ओके। जी, जिन्होंने ये जो फ्लूट अभी आप देख रहे हो इसका ब्लूप्रिंट दिया। तब तक बांसुरी सिर्फ संगत के वाद्य के तौर से ही प्रस्थापित थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत में पूरा यानी जो बड़ा ख्याल वगैरह होता है वो सभी उन्होंने खुद ने बांसुरी वो बनाई और बजाई। उनके जो समकालीन कलाकार थे जैसे पंडित रविशंकर है, निखिल दा है, निखिल बैनर्जी, उनके समकक्ष थे, लेकिन उन किसी ने भी खुद का वाद्य खुद ने बनाया नहीं था। इन्होंने खुद का वाद्य खुद ने बनाया और बजाए और उनके साथ में जाके बैठे, और ये सब पूरा हुआ उनका सिर्फ 20 साल के करियर के उसमें। यानी मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस काम के लिए ही उनका जन्म हुआ था। उस हिसाब से अगर देखने जाए तो हमारे जो पौराणिक वाद्य है उसमें से जो लेटेस्ट इनोवेशंस हुए हैं वो पन्ना बाबू जी ने किया है। उनके बाद में हरि जी और उन लोगों का उदय हुआ। दोनों की वादन शैली में बहुत फ़र्क है, आप भी देखते हो। और वैसे भी देखने जाओ तो हरि जी और मेरे गुरुजी पंडित नित्यानंद दलजेपुर, वो दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य, अन्नपूर्णा देवी जी। लेकिन उनकी वादन शैली में कितना फ़र्क है देखिए आप। तो वो जो होता है कि एक गुरु, यानी ऐसे आप सोच सकते हो कि एक ऐसा पेड़ है जिस पे आम भी लगते हैं, सफरचंद भी लगते हैं ऐसे सब ये है। ऐसे महान गुरु के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके बारे में जब सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हीं की जो परंपरा है उसे कैसे भी हम आगे बढ़ाएं, और आप वही काम कर रहे हैं कि बांसुरी जो कुछ आता है मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक पहुंचाना। और आप तो सिखाते भी हैं। अब ऑफलाइन का ज़माना था अभी तक, अब कोविड के बाद में ऑनलाइन का ज़माना भी हुआ, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कई लोगों को शिक्षा भी दे चुके हैं और दे रहे हैं। अभी बांसुरी के सुर सुनते हैं और फिर कुछ बात करेंगे। तो मैं आपको आज सुनाना चाहूँगा एक बहुत अनूठा राग है जिसे कहा जाता है देसी तोड़ी, या तो कई तोड़ी, कई लोग उसको देसी भी कहते हैं। रेयर है क्योंकि उसमें इस राग में कोई भी स्वर अकेला नहीं आता, अपने मित्रों को साथ लेके ही आता है। अच्छा? जैसे कहा जाता है कृष्ण हमेशा गोपियों से घिरे रहते हैं। हाँ। तो उसी तरह से इसके स्वर भी एक दूसरे के साथ में ही चला करते हैं। बहुत विस्तारक्षम तो ये राग नहीं है, लेकिन बहुत मीठा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जहन में वो बसा है। आजकल ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि हम तानपुरा कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं।
बाकी जब हम विद्या प्राप्त कर रहे थे गुरुजी से, जी। तब तो लिटरली यानी हारमोनियम ऐसे रख के एक पाँव से उसका ये बाता लगा के बजाना होता उसके था। साथ में रियाज करना पड़ता था। तो उनका भी मैं ये सब टेक्नीशियंस जिनकी वजह से ये सब मिला हमें, उनका भी प्रणाम करते, उनको याद करते हुए आपको कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है, क्या बहुत खूब। वैसे संगीत का हर वाद्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है, मगर बांसुरी की जब बात करें तो कई ऐसे वास्तुशास्त्री भी वास्तु के हिसाब से घर में बांसुरी रखने का ज़्यादा कहते हैं, और हमेशा ऐसा कहते हैं कि अगर आपके घर में आप बांसुरी रखते हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पर भी बांसुरी को रखा करें ताकि आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। इस नए साल के पहले दिन की शुरुआत बांसुरी के साथ कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितनी सारी एनर्जी हम साल भर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं आज ही के दिन। प्रसाद जी, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा देते हैं बांसुरी की, तो क्या एज कैटेगरी है और अभी तक आपने कितने ऐसे स्टूडेंट को तैयार किया है? सबसे छोटा स्टूडेंट जो मेरे पास आया था वो करीबन 5 साल का था। ओह, लेकिन मैंने उसको, उनके माता पिता को बोला कि आप उस पर या ना कंपल्शन मत करें सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो ज़ोर से बजने वाले वाद्य हैं जी जी जी। उनमें ताकत की कम ज़रूरत है, लेकिन जो मीठे और धीरे बजने वाले वाद्य है जैसे सितार है या तो सारंगी है,
बांसुरी है उसमें ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसे थोड़ा सा कठिन वाद्य भी कहा गया है। जी, कठिन के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो आपको आता है वो आसान होता है, जो नहीं आता है वो कठिन होता है। मेरा डेफिनेशन तो बस यही क्या है। बात है, क्या बात। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओ आप तो, और दूसरी बात क्या होती है कि कुदरत ने एक पन्ना भी दूसरे पन्ने की तरह जैसा नहीं बनाया है। तो हर एक इंसान के जो हाथ का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बहुत अलग अलग होता है। कई की उंगलियां पतली होती है, कई की मोटी होती है, तो उस हिसाब से ग्रिप में भी फ़र्क पड़ता जाता है। अभी यही चीज़ देखिए ना कि जब पन्ना बाबूजी का उदय हुआ तो वो तो यानी पहले सितार बजाते थे वो बचपन में। उनके पिताजी अक्षय कुमार घोष बहुत अच्छे बंगाल के सितार प्लेयर में गिने जाते थे। वो भी पन्ना बाबूजी भी सितार बजाते हुए उसके बाद में बांसुरी पे आए। तो अभी पन्ना बाबूजी ने आज से करीबन आप कह सकती हो 80 साल पहले फ़ोटो सेशन किया था तक कि ग्रिप कैसी होनी चाहिए बांसुरी के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो ये वो खुद भी प्रसिद्धि परांगमुख थे और उनके शिष्यगण जो थे वो भी काफ़ी हद तक प्रसिद्धि परांगमुख थे। मेरे खुद के जो पहले गुरुजी थे रासबिहारी देसाई, उन्होंने भी कभी भी बाहर नहीं बजाया और उनकी साधना ही चलती थी ज़्यादातर तक। तो उस हिसाब से लोगों से ये दूर रहे। और हरि जी का जो बवंडर आया पूरा, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बजाया। हालांकि पन्ना बाबूजी भी फिल्म इंडस्ट्री में बजाते थे। और आपने वो गाना सुना होगा, मैं पिया तोरी तू माने या ना, बसंत बहार, उसमें लता जी ने खुद ने कहा था कि मेरे साथ में और एक इंस्ट्रूमेंट भी गा रहा है। और उस वक्त पे उन्होंने जब पन्ना बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पे जो प्रोग्राम किया था उसमें उन्होंने खुद उद्धृत किया था कि जब वो रिकॉर्डिंग हुआ उस वक्त पे पन्ना बाबूजी की सुनने की क्षमता चली गई थी। कान में इन्फेक्शन हुआ था, इसके लिए वो सुन नहीं पाते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बजा पाऊँगा, तो आप कृपया कि दूसरे किसी आर्टिस्ट से। नहीं बोले, शंकर जयकिशन ने बोला कि नहीं आपको ही बजाना है। और उन्होंने बजाया, वो सिर्फ लता जी के लिपसिंग के साथ में उन्होंने बजाया है। अभी देखिए सुर का क्या, यानी उनके रोम रोम में बस गए थे सुर, ऐसे ही आप कह सकते हो। और ये लता जी, मैंने जब ये लता जी के खुद के आवाज़ में ये बात सुनी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे जाहिर में कही, तो वो तो मानना ही रहा। उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी है पन्ना बाबूजी के कि यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करवाया था वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उनका हाथ ही इतना बड़ा था कि छोटी फ्लूट तो उनमें दिखती ही नहीं थी। क्या सुनाएंगे आप? सुबह का ही एक दूसरा राग लेते हैं जी। जिसको कई लोग अलहिया बिलावल कहते हैं और कई लोग अहिल्या बिलावल कहते हैं। अहिल्या? हाँ जी। अहिल्या बाई? जी जी, यानी रामायण काल के अहिल्या जी। उनके एक वो सुनाने की कोशिश करता हूँ।
राग में एक विशेषता है, ये जो कोमल निषाद आता है वो इतने यानी क्या कैसे अनोखे रूप से आता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है। ये धैवत पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी एक श्रुति तक उठ के वापस आती है, जस्ट उसको टच करके वापस आ रही है वो। जैसे कि यानी आप ऐसे कह सकते हो कि वो जो सूर्य उदय हो रहा है उसकी जो लालिमा प्रसरती है उसका, यानी मुझे कई बार रियाज करते वक्त पे ये इमेजिनेशन आता है कि ऐसे धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है उसका, और जो लालिमा थोड़ी सी आके चली जाती है, उस तरह से वो कोमल निषाद का स्वरूप मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 7 और 5 12 स्वरों का ये खेल है, लेकिन अगर हमारी संस्कृति देखें आप, यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तो उसमें 22 फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। 22 एक सप्तक में आपको 22 अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है, और शास्त्रों में ऐसा कहा है कि आप सुन के उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ डिफरेंस हुआ। ऐसा एक सप्तक में आपको 22 जगहें मिलती है, और वही अलग अलग राग में अलग अलग उसका स्वर का स्वरूप लेती है। जैसे अगर ये जो पूरा फैमिली है मारवा थाट जिसे कहते हैं, उसमें पूरिया भी आता है, सोहनी भी आता है, लेकिन उनके ऋषभ की फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस है और चलन में डिफरेंस है, इसीलिए वो पूरी तरह से प्रकृति पे वो इफेक्ट डालती है, और वो सुर कई बार स्वर लगते हैं। पन्ना बाबू जी का एक मैं याद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बजाया था, पूर्वी बजाया था, और पूर्वी राग कहा जाता है कि भावनाओं का निचोड़ होता है। तो उन्होंने जहाँ पे बजाया था, एब्सोल्युटली ऑडियंस में मास हिस्टीरिया जैसी कंडीशन हो गई थी। तो उनके गुरुजी जो थे अलाउद्दीन खान साहब, उन्होंने बोला था कि अभी आप पब्लिक में ये राग नहीं बजाओगे। साधना के लिए सही है, लेकिन पब्लिक में नहीं बजाओगे, क्योंकि इतना सारा शुद्ध 24 कैरेट का सोना उसमें से लोगों को हजम नहीं होगा वो। इसीलिए उन्होंने वो राग उनको पन्ना बाबू जी को बजाने से मना किया था। एक धुन मुझे कुछ नोन एक सुर कुछ सुना दीजिए आखिर में। एक नोन, जिससे हम वैसे तो वडोदरा शहर के लोग कांसेन हैं, सब समझते हैं, मगर कुछ उनकी पसंदीदा धुन अगर हम उन तक पहुंचाएं जो सबको पसंद आती है।
देखिए एक मज़े की बात है, इसी राग पे आधारित हमारे जो यानी गरबाकार है जी जी। अतुल जी, उनका एक कंपोजिशन है हाँ। तारा बिना शाम मने, वो भी इसी राग पे आधारित है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपको भी नया साल सुख समृद्धि से पास हो, वीएनएम और बढ़े और बहुत सारे क्षेत्रों में वो एक्सपांड करे, ऐसे मेरी ओर से आपके पूरी टीम को सद्भावना और आपसे आज्ञा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं उनका नाम है इलियास खान। सारंगी वादक हैं, बरसों से सारंगी से जुड़े हुए हैं और वडोदरा का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सारंगी के वाद्य से रोशन कर रहे हैं। इलियास खान बरसों से सारंगी के सुर छेड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ आज इस नए साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं। जब पहले दिन की बात है और उसमें संगीत के सुर जब मिलेंगे, नया साल और भी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हमारे लिए संगीतमय बन जाएगा। और यही वजह है कि हम आज ये संगीतमय साल का पहला दिन लेकर आए हैं। सारंगी का मैंने जिक्र किया, सारंगी जिसका प्राचीन नाम सारिंदा था और बाद में सारंगी हुआ। एक मत ये भी है कि हिंदी में सौ और रंग ये दो शब्द मिलकर सारंगी नाम बना। सौ और रंग यानी 100 रंगों वाला सारंगी वाद्य। सारंगी वाद्य हम जब सुनते हैं, यानी मेरी बात अगर करूं तो मुझे हमेशा सारंगी के सुर राजस्थान ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सारंगी का इस्तेमाल हुआ है। सारंगी को दिलरुबा कहते हैं, सारंगी को रावण हत्था भी कहते हैं। अलग अलग देश के क्षेत्रों में सारंगी के रूप अलग अलग हैं, आकार अलग अलग हैं, मगर एक बात हमें सबको जोड़ती है, वो है सुर, जो हमको हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।
इलियास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आपको भी नया साल मुबारक हो और मेरे सभी बड़ौदा वासियों को भी 2023 का हम लोग मिलकर स्वागत कर रहे हैं। 2023 की पहली सुबह है और आप लोगों ने वीएनएम का इतना अच्छा प्रोग्राम जो ये डिज़ाइन किया है उसके लिए भी आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे सभी बड़ौदा वासियों को मेरी तरफ से 2023 का ये जो आगमन हो रहा है उसकी सुबह मुबारक हो और भगवान करे, अल्लाह करे कि ये 2023 हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। और ये जो म्यूज़िकल सुबह है तो इसी तरह ये 2023 पूरा साज और आवाज़ और सुरों के साथ में जाए, ऐसा मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। तो फिर छेड़ देते हैं कुछ सुर। बिल्कुल। क्या बिल्कुल सुनाएंगे? तो शुरू करते हैं, अभी राग अहिर भैरव से करते हैं जी।
वाह, घर बैठे ताली ज़रूर बजाइए, क्योंकि आज ये सुरों से सजा साल का पहला दिन हम मना रहे हैं। और वडोदरा शहर के ऐसे महान कलाकार जब हमारे साथ में जुड़ते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और आज दिल बहुत खुश करने का दिन है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, संडे की छुट्टी मिली है और वीएनएम इतनी खूबसूरत सुरीला दिन बनाने की कोशिश कर रहा है। इलियास जी, कब से जुड़े आप सारंगी से और क्यों सारंगी को चुना आपने? दरअसल में ये भी एक कहानी है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो दरअसल में मैं पहले तबला बजाता था। ओह जी जी, तबला से सारंगी? हाँ जी, तबला से सारंगी। और क्योंकि ये कहते हैं ट्रेडिशन में कि तबला जो है, तबला और गाना, ये अच्छे म्यूजिशियन को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर रागदारी करनी हो, रागदारी बजानी हो, तो गाना आना बहुत ज़रूरी है, गाने का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और लयकारी करनी हो तो तबले का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले मैंने अपने घर में तबला सीखा, घर में? जी, तो तबला जब मैं थोड़ा थोड़ा बजाने लगा, फिर वालिद साहब ने कहा कि क्योंकि सारंगी हमारे ट्रेडिशन में है पहले से, तो हम 7 जनरेशन 8 जनरेशन हो चुकी है, तो उस वजह से हम लोग सारंगी से जुड़े हुए हैं। फिर वालिद साहब ने कहा कि भाई सारंगी सीखो। तो मुझे बहुत अजीब लगता था यार, ये साज एक तो हाथ में नहीं आता है, बजता नहीं है, ऊपर से ये कहते हैं सारंगी सीखो। मुझे तबले में मज़ा आता था, तो मैं कहा यार बड़ा मुश्किल है। तो खैर वो फिर एक आदत बन गई, कोशिश हो गई, और ऊपर वाले के करम से आज ऊपर वाले भगवान की भी कृपा हुई मुझ पर कि बस ये समझ लीजिए कि अब धीरे धीरे ये चीज़ को लेके वर्कआउट हो गया, और अभी भी सीख ही रहे हैं, पता नहीं कब आएगा, देखेंगे। कुछ और सुना दीजिए। बिल्कुल, तो मैं आपको कुछ दूसरा राग सुनाता हूँ। मैं आपको जो मैं सुनाता हूँ, लोग भी कनेक्ट करें, ऐसा नॉन बिल्कुल। राग सुनाइए। जैसे कि मैंने अभी अहिर भैरव सुनाया, क्योंकि अहिर भैरव बहुत फेमस हुआ है, सलमान खान की मूवी में भी उसका एक बंदिश गाया है, अलबेला सजन आयो रहे, तो इसलिए वो वाली बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वो बंदिश सुनाता हूँ अलबेला सजन, और मैं इसमें कोशिश करता हूँ तबला भी शुरू हो जाए, तो हम लोग अलबेला सजन में आपको पहले सुनाऊंगा, क्योंकि बंदिश भी है और लोगों ने सुना भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वाह, क्या बात, Thank you क्या जी, बात, thank you. क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध उस्ताद सुल्तान खान, जो सारंगी के मशहूर वादक रहे, जी जी हिंदुस्तानी हमेशा बहुत गर्व करते हैं हिंदुस्तान के संगीत पर, हिंदुस्तान के वाद्य पर, और साथ साथ में हिंदुस्तान के ऐसे कलाकारों पर जिन्होंने हिंदुस्तान का संगीत कई दिलों तक पहुंचाया। इलियास जी, जी बताएं। आपने इतने सारे कार्यक्रम किए, जी जी तो उसके कुछ अनुभव हमसे शेयर करें और यादगार अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करें, और जी। किन किन कलाकारों के साथ में आपने स्टेज शेयर किया है। जी, मैं सच कहूँ तो ऊपर वाले का बड़ा करम है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पे कि मैंने ज़िंदगी में जो कभी सोचा नहीं था, मुझे उन सभी आर्टिस्टों के साथ मौका मिल गया। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो बड़ौदा नगरी है वो बहुत ही मशहूर नगरी है, कला की नगरी है। क्योंकि हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने यहाँ पे एक ऐसी नींव रखी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज बड़ौदा का नाम है। जी, और उन्हीं के इस प्रीमाइसिस में हम जहाँ जी, बैठे जी, जी, हैं, ये उनकी देन है, कमाटी गार्डन जिसे सयाजी बाग भी कहते हैं। जी। और अक्सर मैं कहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ब्लेस्ड हैं, हम सही बहुत में। भाग्यशाली हैं कि हम वडोदरा शहर के बाशिंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच में। और मैं आपको कहूँ कि वडोदरा शहर जो ये कला नगरी जो बनी है ना, जी जहाँ तक मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने दुनिया में जो अनुभव किया, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, तो जब बड़ौदा का नाम आता है तो बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कि भाई, क्योंकि पहले अपने बड़ौदा जो हैं वहाँ पे काफ़ी मशहूर हस्तियाँ हो चुकी हैं, जी जो बड़ौदा के नाम से उस्ताद फयाज़ खान साहब, जी। आफ्ताब मौसीकी, आफ्ताब है मौसम, आफ्ताब मौसीकी, उनको एक मौसीकी का आफ्ताब कहा गया। आफ्ताब का। और बड़ौदा जो है उनके नाम से मशहूर रहा। जी जी। और भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट अपने यहाँ से, पंडित शिव कुमार शुक्ला जी, जी जो गाने में हमारी ही फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डीन भी रहे थे जी और बड़े अच्छे गायक भी रहे। तबला में पंडित सुधीर कुमार सक्सेना जी, जी जो हमारे बड़ौदा से ही, प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जी हमारे बड़ौदा से ही रहे। जी डांस में पंडित सुंदरलाल गंगानी जी अपने बड़ौदा बहुत से बड़ा रहे, नाम, बहुत बड़ा नाम। और उनके बाद भी काफ़ी आर्टिस्ट जी। जो रहे, जिन्होंने एक्चुअल में बड़ौदा को बनाने में नाम किया, और वो कोशिश हम भी कर रहे हैं कि भाई उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं बड़ौदा का गरबा, वो भी पूरी दुनिया में फेमस मशहूर है कि नहीं? जी तो बड़ौदा बहुत तरह से फेमस है। और दूसरा मैं बताऊं कि एक बार बहुत पहले हम लोग, जो गज़ल सम्राट कहा जाता है गुलाम अली साहब, जी जी तो गुलाम अली भाई और हम लोग एक कॉन्सर्ट में साथ में थे लंदन में। जी। तो खाने के वक्त जब हम लोग बैठे तो ऐसे ही बात पे से बात निकल गई, तो कहने लगे यार बड़ौदा नगरी में गाने से पहले सोचना पड़ता है। अरे वाह, कैन यू बिलीव? ये सच बोल रहा हूँ मैं, ये क्या बात। साज हाथ में है। गुलाम अली भाई कहने लगे कि यार बड़ौदा में गाने से पहले भाई सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े उस्ताद हो गए, जी जी अच्छे अच्छे फनकार हो गए। उस्ताद गुलाम अली खान साहब, फिर हुसैन बख्श खान साहब, जी हुसैन बख्श खान साहब भी कहने लगे यार बड़ौदा के अंदर तो मतलब बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक का, क्योंकि दरअसल में जिस तरह से पूना फेमस है ना, जी जी पूना में कॉन्सर्ट्स होती है, जी उस तरह से बड़ौदा का माहौल रहा। पहले हमारा जो राजमहल है, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है मैं 5 साल का था, वालिद साहब के साथ जाता था उंगली पकड़ के, जब भी जाता था तो वो कुछ ना कुछ मतलब राजमहल में बड़े बड़े आर्टिस्टों को सुनने का मौका मिला। तो इसलिए बड़ौदा का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ को लेकर। अब क्या सुना रहे हैं आप? जी, दरअसल में अब मैं आपको सुनाता हूँ राग बैरागी। राग बैरागी, राग बैरागी। ओके।
तो मुझे याद आ गया अचानक से, तो कोशिश करता हूँ, प्लीज़। क्योंकि दरअसल में मैं समझता हूँ वहाँ तक हम लोग सभी बड़ौदा वासियों को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जी तो मैं समझता हूँ कि माहौल कुछ ऐसा रहना चाहिए, लाइट थोड़ा सा, जी 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 तो उसमें ऐसा भी ना रहे कि भाई अब बहुत ज़्यादा रागदारी में पहुँच जाएं, जी। थोड़ा सा लाइट माहौल हो, तो मैं इस तरह से कुछ नॉन आपको- राग बजाएं तो मजा आएगा सबको। हाँ, तो बिल्कुल। क्या है कि उसमें एक अपना एक मज़ा है। राग है ना, राग खुद अपनी भाषा बोलता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। इलियास जी, एक सवाल मन में उठा है। जी जी, पिताजी से आपने शिक्षा ली, बिल्कुल। तो पिताजी जब सिखाते थे जी, तो वो बतौर गुरु रहते थे कि पिताजी की भूमिका में रहते थे? क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं, पिताजी भी स्ट्रिक्ट तो होते ही हैं और Definitely. गुरुजी भी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो दोनों भूमिका आपके लिए कैसी रही? मैं सच कहूँ ना, तो मेरे पिताजी जो थे बहुत मतलब बहुत ही नेचुरल माहौल में रहते थे। अच्छा। वो दरअसल में पिता भी थे और जी। गुरु भी थे। जी। दरअसल में मैं जब वोकल में था, हम्म, अपनी फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जब मैंने वोकल किया, जी तो जब मैं क्लास करने के बाद में घर जाता था, जी। तो रात को खाना खाने के बाद जब हम बैठते थे,
तो मुझे कहते थे कि चलो आज कौन सा राग सीखा। अच्छा। मैं कोई भी बोलता था कि भाई आज मान लीजिए केदार सीखा, तो बोलते थे कि अच्छा ये बता केदार की खासियत क्या है। ओह। यानी मान लीजिए कोई भी राग जो भी मैं सीख के जाऊं उसके बारे में बताना उसके बारे में बताना है, और घर पे फिर उन्होंने अपनी सारंगी लेनी है और मुझे बताना है कि इसकी 2-3 बंदिश और इस तरह से है। ओह। तो मतलब वो अपने उनकी एक नेचर थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्टली सिखाना है, नहीं, जितना तुम्हें आता है उसके सिमिलर रह के ही सिखाना है। बहुत इजी वे, कहते हैं ना कि बहुत रियाज। दरअसल में मैं आपको सच कहूँ तो मैंने सीरियसली रियाज भी नहीं किया है। क्या बात है। ये भी मैं आज बता देता हूँ, मैं टीवी के इंटरव्यू में बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीरियसली रियाज नहीं किया है। जी मैं बचपन से ही ऐसा ही था, क्योंकि देखिए तबला सीखा, जी। तबला बजाया, तो तबला बजाया तो उससे क्या है कि एक नेचर ऐसा ही रहा कि मस्ती का। तो रियाज सीरियसली मैंने कभी नहीं किया। मगर आपको तो डीएनए में ही मिला ना संगीत। हाँ, डीएनए में मिला, वो ऊपर वाले का शुक्र है। और वो भी सारंगी। वो भी सारंगी मिली। जी तो फिर वो रियाज भी दरअसल में वो खेल खेल में ही वालिद साहब कराते थे। जी। और जो कुछ हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं स्कॉटलैंड में उस्ताद तारिक खान साहब के साथ था, अच्छा। तबला के सम्राट। जिस तरह उस्ताद जाकिर भाई हैं, जी उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे हिंदुस्तान के उससे हैं, तो तारिक खान साहब जो है वो पाकिस्तान के उससे हैं। तो हम लोग स्कॉटलैंड में प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उस्ताद जी मैं बहुत नसीबदार हूँ, आपके साथ में बजा पा रहा हूँ, मैं तो सही में मेरा सपना है कि आपके साथ। तो कहने लगे देखो इलियास भाई ऐसा है, ये ऊपर से लिखा कर आता है इंसान जी कि कब कहाँ किसे मिलना है। जी। और बोले जो आप मुझे मेरे साथ बजा रहे हो ये वहाँ से लिखा हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ बजा रहे हो। तो म्यूज़िक जो है जी सही मायने में म्यूज़िक एक ऐसी भाषा है जिसे कोई भी देश रोक नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अमेरिका लंदन हो, जर्मनी हो। मैं कई गोरों लोगों के साथ बजाता हूँ, मुझे पता नहीं है उनका क्या फ्रेज़ है, लेकिन क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी संगीत जी। इतना पावरफुल है कि इसे अगर सीख लिया ना तो दुनिया में कहीं आप रुक नहीं सकते। बिल्कुल तो सही। हिंदुस्तानी संगीत की ये बहुत बड़ी पावर है। इवन मैं तो ये कहूँगी कि आज का ये पल भी लिखा हुआ ही था इलियास भाई के नाम पर। सही में कि आज 2023 की जहाँ शुरुआत हो रही है और हम सारंगी के सुर इलियास जी के जगह वहाँ से सुन रहे हैं। जी। कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है। मैं आपको एक बात और शेयर कर दूं, जी। क्योंकि मैं वीएनएम में बजा रहा हूँ, जी तो वीएनएम के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। हमारे नफीस खान साहब जो हैं जी उन्होंने बहुत पहले भी मुझे मौका दिया था, और हम लोग वीएनएम एक तरह से यूँ कहूँ तो मेरी फैमिली है। क्या बात है। ये मेरी फैमिली है, और मेरी नहीं, मैं कहता हूँ जितने भी कलाकार, चाहे वो गरबा के हों, चाहे वो क्लासिकल के हों, चाहे वो लाइट के हों, चाहे वो गज़ल के हों, सभी आर्टिस्टों को वीएनएम ने बहुत सपोर्ट किया है, पहले से बहुत सपोर्ट किया है। Thank और इसीलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझ के मैं वीएनएम में हूँ, और ये मेरा घर है क्या इसलिए। क्या बात है। जी। बस क्या आखिर में कौन सी बंदिश सुनाएंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक काम करता हूँ जी। आपको, क्योंकि बहुत एक थीम बनी थी जी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा हाँ जी। तो सुर बने हमारा, जी तो मैं आपको वही थीम अभी मैं सुनाता हूँ, और उससे आज हमारा जो आखिरी पड़ाव है ये हम पूरा करेंगे। क्या बात है, बहुत ना? बढ़िया, मजा आ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, प्लीज सुनाइए। है ना? बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम आज के इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आए हैं, जी तो मैं आपको भैरवी सुनाता हूँ, क्योंकि भैरवी जो है ऐसा कहा जाता है कि आखिरी पड़ाव में इसे गाया बजाया जाता जी है। जी जी और क्योंकि बहुत पहले मैंने एक थीम सुनी थी जी। जिसमें हिंदुस्तान के सभी अच्छे आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको लेकर बनी थी। एक हिंदुस्तान की यूनिटी को दर्शाने की कोशिश की थी कि हर स्टेट के हर संगीतकार, हर कलाकार सही, जी। एक होकर एक संदेश दे रहा था, एक संदेश दे कि रहा हम था। हिंदुस्तानी हमेशा एक रहेंगे। एग्जैक्टली। और वही तो उन्होंने सुरबे, ये मतलब थीम भी कितनी अच्छी बनाई है बहुत ही कि खूबसूरत। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, हमारा हम सभी साथ रहें। साथ रहें।
तो वो मैं कोशिश करता हूँ। जी। क्या बात है, क्या बात थैंक है। यू, थैंक यू। बहुत खूब। एक बार फिर आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आप सभी को नए साल की शुभकामना, और भगवान करे, प्रभु करे, अल्लाह करे कि 2023 हम सभी लोग एंजॉय करें, और अगेन एंड अगेन बड़ौदा वासियों को, वीएनएम को, और मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, सबको नया साल मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इलियास जी ने जो सुनाया हमें, जी, तो ये सुरों को हमें मिलाना है। किसी भी ऐसी बातों के प्रभाव में नहीं आना है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम इंडियन, जिस नाम से पहचाने जाते हैं यूनिटी, एकता, और यहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए कोई भी बात के प्रभाव में नहीं आना है। जो शाम को टीवी पर एंकर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर कर जो बातें होती हैं, और कौम को बांटने की जो बातें होती हैं, ऐसी बातों के प्रभाव में नहीं आना है। साल के पहले दिन सुरों की बात की, और ये बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी बातों में नहीं आना है। हमें हमारी सोच लगानी है कि हम हिंदुस्तानी क्यों इतना यूनिटी से इतने सालों से साथ में रहते आए हैं, बस उसी को बरकरार रखना है। 2023 में बहुत सारे हम लोग प्रण लेंगे और सोचेंगे हमें ये करना है, इस साल हम पतला होके दिखाएंगे, इस साल हम हेल्दी होके दिखाएंगे। इसी सोच के साथ में इस सोच को ज़रूर से मिलाना है कि हम हिंदुस्तानी, हम पड़ोसी, हम शहर के बाशिंदे मिलजुल कर रहेंगे। बस
यही खास बात है हिंदुस्तान की और उसी को हमें आगे ले जाना है, हमारी परंपरा को बरकरार रखना है। 2023 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह संगीत के जो सुर हैं वो जब फैलते हैं तो खुशियाँ फैलती हैं, पॉजिटिविटी फैलती हैं, प्यार फैलाते रहें, मुस्कुराते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें। YouTube के साथ साथ अब हम OTT प्लेटफॉर्म पर हैं, जियो TV, वोडाफोन TV पर। दिन भर खबरों से अपने आप को अपडेट रखें और ऐसे कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।